Hi, class. Welcome to another session on income from business and profession. आज की क्लास में साहब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 29। इसके किस किस तरीके से पार्ट्स होते हैं और एक एक पार्ट को हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए साहब शुरू करें। हम लोग कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 29। तो कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 29 क्या बोलता है साहब? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन आर टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 30 टू 43D। अब ये साहब सेक्शन 30 टू 43D क्या है? व्हाट इज दिस? आइए साहब ये टेबल से समझते हैं। तो कंप्यूटेशन के अंदर में ये रहे आपके सेक्शंस। सो एडमिसिबल डिडक्शंस, अगर आपने खर्चा किया है तो वो आपके प्रॉफिट से सेट ऑफ होता है। हमने सोचा बोला था अकाउंटिंग के अंदर में मैचिंग कॉन्सेप्ट करके एक चीज आती है, राइट? सो एक्सपेंसेस आर मैच टू दी रेवेन्यूज, राइट? तो एडमिसिबल डिडक्शंस आर दोज डिडक्शंस, दोज एक्सपेंसेस, दोज टाइप्स ऑफ खर्चा जो आपने कर रखा है विच फॉल अंडर सेक्शन 30 टू 37 एंड विच आर अलाउड, विच आर विच जो गवर्नमेंट बोलती है हाँ जी सर आपने ये खर्चा किया है, इसलिए हम आपको ये खर्चा आपके प्रॉफिट में से हटा देंगे और आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, राइट? देन देर आर इनएडमिसिबल डिडक्शंस। इनएडमिसिबल डिडक्शंस की आपने खर्चा तो किया मगर सरकार बोलती है सर हम इस खर्चे को नहीं मानते फॉर एनी रीजन एक्स वाई जी। वो आते हैं सेक्शन 40 के अंदर में। एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब कि अगर ये सर्कमस्टांसेस आएंगे जो कि सेक्शन 40A के अंदर में आते हैं तो हम उन खर्चों का आपको डिडक्शन नहीं देंगे। अगर ये नहीं सर्कमस्टांसेस होंगे तो आप ले लो, ठीक है? प्रॉफिट्स दैट आर चार्जेबल टू टैक्स, ये सेक्शन 41 बोलता है। और अदर प्रोविजंस 41 के बाद से जो टिल 43D के अंदर में ये आ जाते हैं, ठीक है? आज हम लोग जो करेंगे साहब वो करेंगे एडमिसिबल डिडक्शंस, क्योंकि अब ये देखो आप 30 से लेकर के 37 तक है। अब भाई इतना बड़ा तो आप लोग एक संग में आप बोर हो जाओगे। तो आज हम लोग जो करने जाएंगे वो करेंगे एडमिसिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 30 एंड 31, ठीक है? आइए साहब शुरू करते हैं। तो रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग्स, सेक्शन 30 के तहत ये आता है। तो सेक्शन 30 बोलता है अगर आपने को रेंट दिया है, आपने को रेट्स यानी कि जो म्युनिसिपल टैक्सेस और ये सब जो आते हैं रेट्स आ गए, टैक्सेस दिए हैं, रिपेयर करवाई है बिल्डिंग में या इंश्योरेंस दी है बिल्डिंग्स की, तो वो आपकी इसके सेक्शन 30 में फॉल कर जाएगी। दिस सेक्शन अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट, taxes, rates, repairs, and insurance of buildings used by the assessee for the purpose of his business. नंबर वन, जो बिल्डिंग का आप जो खर्चा कर रहे हो दैट हैज टू बी फॉर द पर्पस ऑफ योर बिजनेस। सबसे बड़ा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपने घर का खर्चा कर रहे हो और उसे आप बिजनेस इनकम में कर लोगे तो भाई साहब ना मिलता, ये आपको नहीं मिलेगा। ये खर्चा गवर्नमेंट बोलेगी मैं आपका पर्सनल एक्सपेंस क्यों उठाऊं? आप प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस में घुसेड़ोगे तो सर आई विल नॉट अलाउ दिस, ठीक है? ये आपके सामने टेबल। तो कंडीशंस क्या है साहब? जो कंडीशंस हैं, प्रेमाइसेस, जो ये सेक्शन 30 के लिए जो कंडीशंस एप्लीकेबल है तभी आपको मिलेगा। प्रेमाइसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी एज अ टेनेंट। रेंट कब आप देते हो? रेंट जब आप कोई प्रेमाइसेस एज अ टेनेंट ऑक्यूपाई करते हो तभी तो रेंट दोगे। खुद के प्रेमाइसेस पे खुद को रेंट तो नहीं दे सकते हम। तो प्रेमाइसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी एज अ टेनेंट, किराएदार। तो रेंट पेड फॉर सच
premises is allowed. If the assessee has agreed that the amount on account of cost of repairs will be paid by him, then such repairs of the premises shall be allowed as deduction. आपने लैंडलॉर्ड से बात करी, लैंडलॉर्ड ने बोला आपको मैं ये जगह देता हूं, आप यहां पे रहो, आप यहां पे सॉरी काम करो, यहां पे बिजनेस करो, यहां पे अगर कोई भी तोड़ फोड़ हुई तो उसका खर्चा मैं दूंगा। उस केस में क्योंकि खर्चा दूसरा वाला लैंडलॉर्ड दे रहा है, ये आपका अलाउड नहीं है। बट अगर लैंडलॉर्ड बोला भाई टूटेगा फूटेगा कुछ भी होगा, खर्चा आप दोगे, खर्चा आप ही दोगे, तो उस केस में आप जो भी खर्चा करोगे वो आपको अलाउड हो जाएगा। ऑक्यूपेशन ऑफ प्रेमाइसेस बाय द एसएससी बीइंग द ओनर, ठीक है। इफ द एसएससी हिमसेल्फ इज द ओनर, यहां तक तो आप टेनेंट थे। If the necessity of the owner of the premises and occupies them for the business purposes, no notional rent would be allowed। मतलब आप एक बिल्डिंग के मालिक हैं, आप ये हमें ये बस मेरी बिल्डिंग है सपोजिंगली, ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, यहां पे फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे काम करता हूं, फर्स्ट फ्लोर पे चलो मैं रहता हूं, रहता नहीं रहता डज नॉट मैटर, और सेकंड फ्लोर पे मेरी छत है। अब मैं यहां पे काम करता हूं, मैं बोलता हूं अगर इफ मैंने इसे किराए पे चढ़ाया होता तो आज मुझे कितने 50,000 रुपए किराया मिल रहा होता। तो साहब जब मैं धंधा करूंगा तो इस 50,000 रुपए को मैं अपने अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस करूंगा। गवर्नमेंट बोलती है क्यों भाई, ये नोशनल वगैरह का छोड़ दो कि भैया अगर मैं करता, अगर मेरी बुआ के मूंछ होती तो वो फूफा जी कहलाते, नहीं, यहां पे अगर का तो कोई सवाल ही नहीं पता। अगर आपने खर्चा किया है तो ले लीजिए, नहीं किया है तो भूल जाइए, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, वेयर द फर्म रन्स इट्स बिजनेस इन द प्रेमाइसेस ओन्ड बाय वन ऑफ इट्स पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप फर्म है साहब, partnership firm, the rent payable to the partner will be allowable as deduction to the extent it is reasonable and not excessive। अगर ये बिल्डिंग किसी पार्टनर की है और उस पार्टनरशिप पार्टनर ने आपको ये बिल्डिंग बिजनेस चलाने के लिए दे रखी है, तो यहां पे जो आप पार्टनर को किराया दे रहे हो दैट इज नॉट नोशनल, दैट इज रियल, राइट। तो जो वो जो पार्टनर को आप जो पैसा दे रहे हो, किराया दे रहे हो, प्रोवाइडेड इट इज नॉट एक्सेसिव, प्रोवाइडेड इट इज रीजनेबल, वो आपको उसका खर्चा मिलेगा। सो रेंट पेड टू पार्टनर इज एन अलाउएबल एक्सपेंस प्रोवाइडेड इट इज रीजनेबल एंड नॉट एक्सेसिव। रिपेयर्स ऑफ प्रेमाइसेस, अगर आपने रिपेयर किया है, इफ द एसएससी इज द ओनर, आप ओनर हो उस प्रॉपर्टी के, और टेनेंट या आप किराएदार हो, और आपने वो प्रेमाइसेस ऑक्यूपाई कर रखी है, otherwise than by way of ownership of or tenancy, that is lease, license, mortgage, any expense, मतलब आपने किसी भी तरीके से उस जगह के ऊपर में आप काम कर रहे हो, ठीक है, भले टेनेंट के रूप में भले ओनर के रूप में, अगर आपने वहां पे रिपेयर्स कराया है इन द नेचर ऑफ करंट रिपेयर्स, छोट मतलब जैसे बल्ब चेंज कराना हो गया, दीवारों के अंदर में आपकी जो कुछ उखड़ गया उसको ठीक करवा दिया, तो ये जो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, ठीक है, वॉशरूम का नलका ठीक करवा दिया, तो इस तरीके से जो रिपेयर्स होते हैं टू द प्रेमाइसेस इज अलाउड एज एक्सपेंस। तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स आर दैट आर ऑफ कैपिटल नेचर शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। साहब आपने वहां पे 4 लाख का कमोड बदला दिया, दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। आप छोटा मोटा खर्चा करा रहे हो दैट इज वो समझ में आता है, आप शीश महल तो नहीं बना सकते ना वहां पे, ठीक है। आगे अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है साहब, अमाउंट बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, म्युनिसिपल टैक्सेस, लोकल रेट्स, म्युनिसिपल टैक्सेस, आपने डीडीए की जमीन ले रखी है, डीडीए को लीज दी है, लीज दे रखी है, इंश्योरेंस कराई बिल्डिंग की, आपने वहां के कुछ और लोकल रेट्स और ट्रेड लाइसेंस के लिए पैसे दिए एक्सेट्रा, इंश्योरेंस करवा दी ऑफ द प्रेमाइसेस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ये हमेशा आप याद रखिएगा,
कि जो प्रमाइसेस आप यूज कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। ऑल्सो सेस, रेट्स, टैक्सेस लेविड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन। मतलब आप कहीं पे फॉरेन फॉरेन कंट्री के अंदर में आप अपना बिजनेस सेटअप किया है, वहां के कुछ सेस पे कर रहे हैं, रेट्स पे कर रहे हैं, तो भी आपको उसकी छूट मिल जाएगी, बिकॉज आपकी ग्लोबल इनकम टैक्स होती है, राइट। Premises used partly for business and partly for other purposes, यानी कि आपने बिजनेस कर रहे हो एक चीज का, ऊपर में आपने घर बना लिया अपना रहने के लिए। Premises that are used for business and partly for other purpose, only proportionate part of the expenses attributable to the part of the premises used for the business, used for the purpose of business, shall be allowed as deduction। मतलब क्या साहब, ये मेरी एक बिल्डिंग है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ग्राउंड फ्लोर पे मेरी दुकान है, मेरी ग्रोसरी शॉप है, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर है, और टॉप फ्लोर पे टेरेस है। टेरेस पे मैं भाई साहब यहाँ पे आलू गोभी उगाता हूँ, और ये फार्मिंग करता हूँ यहाँ पे। ये मेरा घर आ गया, और यहाँ पे मेरी ग्रोसरी शॉप है, वेजिटेबल शॉप है। तो अब मुझे जो खर्चा मिलेगा वो इस शॉप का मिलेगा, राइट। अगर मैं यहां से सब्जियां उठा करके यहां पे बेच रहा हूं, तो मुझे इसका भी खर्चा मिल जाएगा। बट अगर मैं सब्जियां घर के लिए निकाल रहा हूं, तो मुझे यहां पे जो खर्चा करूंगा इस फ्लोर पे, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। अभी तक तो हमने देखा साहब, रिपेयर्स जो थे बिल्डिंग्स के हो रहे थे, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई मशीनरी होती है, प्लांट होता है, या फर्नीचर होता है। प्लांट मतलब वो तुलसी का पौधा नहीं, प्लांट मतलब हमारा कोई एक सीमेंट प्लांट लगा हुआ है या इस हिसाब से। और फर्नीचर वगैरह हमने यूज कर रहे हैं। कौन सा सेक्शन आता है साहब? सेक्शन 31, राइट। दिस सेक्शन अलाउज रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन करंट रिपेयर। ये बारी बारी करंट रिपेयर्स क्यों बोल रहा है? तो करंट रिपेयर्स का मतलब हमने एसेट नहीं लगाया, हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं खर्चा किया। हमने जितना भी खर्चा यहां पे हो रहा है वो करंट ईयर से रिलेटेड है, वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, राइट। करंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर इन कंप्यूटिंग द टोटल बिजनेस ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो रिपेयर्स, इंश्योरेंस, अगर आप मशीनरी या प्लांट एंड फर्नीचर के लिए कर रहे हो, तो यहां पे आपको इस सेक्शन में आपको उसकी छूट मिल जाएगी। डिपेंडेबिलिटी क्या है साहब? यूसेज ऑफ एसेट शुड बी फॉर बिजनेस। यानी कि आपका अगर गैस स्टोव आपने बना लिया घर की कुकिंग गैस के लिए, और आपने आईजीएल की पाइपलाइन से आप गैस ले रहे हो, बट वो आप घर की रोटियां बना रहे हो, तो नहीं मिलेगा। मगर अगर आपने आईजीएल की गैस की पाइपलाइन ली, वहां पे बर्नर लगाया, तो बर्नर का जो रिपेयर्स है, ठीक है, वो जो आपकी ढाबा ढाबा आपने खोल रखा है उसका, और जो बर्नर आपका खराब होता है, तो उसको ठीक कराने का जो खर्चा है वो आपको मिल जाएगा। तो एसेट यानी कि मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर, एसेट मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ असेसीज ओन बिजनेस। असेसी के भाई भतीजावार यहां पे नहीं चलेगा साहब। यहां पे वर्ड आता है ओन बिजनेस। यानी कि अगर आपने कल को अपने भांजे के वो गैस बर्नर का खर्चा दे दिया, तो आपको नहीं मिलने वाला, भले वो ढाबा क्यों ना चला रहा हो। रिपेयर्स एक्सक्लूड रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, ये रिपेयर्स में आता नहीं है। द टर्म रिपेयर्स would include renewal or renovation of asset, not its replacement of reconstruction। ठीक है, मतलब कि आपका ये रिन्यूअल और रेनोवेशन आ गया, मतलब रिपेयर्स आ गई, या उसके अंदर में कोई ऐसी चीज है जो आपका एएमसी लाइसेंस रिन्यूअल आ गया। बट अगर आपने वो एसेट रिप्लेस कर दिया,
या दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, वो इसमें नहीं आएगा, वो कैपिटल नेचर का हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है साहब? डिडक्शन अलाउबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड, प्रीमियम का जो सिंगुलर है, प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग द एसेट। कंडीशंस क्या है? इंश्योरेंस मस्ट बी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी। मतलब जो इंश्योरेंस होना चाहिए वो डैमेज और डिस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, यानी कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, टाइफून आ गया, उसके लिए आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो। राइट्स हो गई, इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया, वहां पे बॉम्बारी हो गई, तो इस तरीके के आप काम कर रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, मिल जाएगा। Asset must be used by the assessee for the purpose of his business and profession during the accounting year। यानी उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर में जिसमें आपने एक खर्चा किया है, आप ही उस बिजनेस के मालिक होने चाहिए, आप ही वो बिजनेस चला रहे होने चाहिए। Premium should have been actually paid or payable under the mercantile system of accounting। जो हमने पढ़ा था मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इनकम टैक्स वाले मानते हैं, वही यहां पे फॉलो होना चाहिए। मर्केंटाइल मतलब अगर आपने एडवांस दिया है तो साहब 12 महीने का, आपने 15 महीने का दिया है पैसा, तो खाली 12 महीने का मिलेगा, 3 महीने का आपको खर्चा अगले साल मिलेगा। ठीक है। प्रीमियम में हैव बीन टेकन Premium may even take the form of contribution to trade association which undertakes to indemnify and insure its members against loss। मतलब इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दे करके ट्रेड एसोसिएशन को देंगे, जो कि हमारे को ये हमारा लॉस इंडेमनीफाई करता है, तो भी हमारे को डिडक्शन मिल जाएगी। It does not matter if the payment of claim will endure to benefit of some other than the owner। मतलब जब तक वो, हो सकता है कि आपने इंश्योरेंस कराई हो 15 महीने की, 12 महीने बीत गए, 3 महीने बाकी था, अचानक से आपने बिजनेस बेच दिया। आपने बिजनेस बेचा, 2 महीने बाद आग लग गई, 1 महीने का तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम रहता था, उसको इंश्योरेंस क्लेम उसको मिल गया, राइट। या फिर ऐसे होता था 15 महीने का आपने दिया, 12 महीने के बाद अचानक से 13वें महीने में आग लग गई, और जब तक आप उसको क्लेम करते, आपका आपने बिजनेस बेच दिया, आपने बोला जो इंश्योरेंस का पैसा आएगा वो तुम्हारा, उसको मिल गया, तब भी आपको ये खर्चा मिल जाएगा, तब भी आपके लिए खर्चा ये डिडक्टेबल है। Current repairs of capital nature will not be allowed। Amount paid on account of current repairs of machinery, plant or furniture shall not include any capital nature expenditure। यानी कि जैसे मैंने ऊपर बोला, रिप्लेसमेंट या रिकंस्ट्रक्शन नहीं अलाउ होगी, उसी तरीके से एनी अदर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, राइट। तो आज की क्लास साहब यहीं तक थी। Thank you. Please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you and have a nice day ahead. Bye bye.